नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन पर उनके अपनों को भी यकीन नहीं है कि सुबह का भूला ये नेता शाम को घर आ जाएगा। और जिन कुछ लोगों को यकीन है वो भी इस बात को यकीनी से नहीं कह सकते कि शाम को घर आने के बाद नीतीश रात गुजारेंगे या सुबह होने से पहले ही फिर निकल जाएंगे, फिर भूल भुलैया में खो जाएंगे। ये नीतीश की कुल मिलाकर शख्सियत है। वैसे नीतीश देखा जाए तो मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त चेहरा हो सकते हैं। उसमें नीतीश कुमार में तमाम खूबियां हैं। वो दलित ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, उन पर व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप नहीं है। छोटे मोटे आरोप तो सब पर लगते ही रहते हैं। परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है, वंशवाद का कोई आरोप नहीं है। किसके लिए कमाएंगे जैसा मोदी के लिए कहा जाता है, तो नीतीश के लिए भी कहा जा सकता है कि आखिर किसके लिए कमाएंगे। बेटा है, अपनी अलग नौकरी करता है, राजनीति में कोई दखल नहीं है उसका। फिर इसके साथ साथ नीतीश धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद सीएए बिहार में लागू नहीं होगा, ये बात करते हैं। धर्मांतरण का कानून पड़ोस के बीजेपी शासित राज्यों में बनता है, नीतीश कहते हैं हमारे यहाँ इस कानून की जरूरत नहीं है। लव जिहाद जैसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बुलडोजर हमारे यहाँ नहीं चलेगा, बुलडोजर के बिना भी काम चल सकता है, बिहार में बुलडोजर नहीं होगा। तो नीतीश इस तरह की भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन अब नीतीश क्या चाह रहे हैं? सियासी जिंदगी उनकी जो है उसका क्या वो आखिरी दांव खेल रहे हैं? आखिरी दांव किस रूप में खेल रहे हैं? नीतीश को भी पता है कि बीजेपी उनको बहुत पसंद नहीं करती है। बीजेपी को भी नीतीश को भी पता है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, अगर नीतीश प्रदेश की राजनीति करते रहते हैं तो वो शायद उनका आखिरी चुनाव सियासी हो सकता है। क्योंकि बीजेपी अगर जीत गई तो नीतीश को फिर मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। बीजेपी का बहुत बड़ा सपना है बिहार जैसे पॉलिटिकली रिच स्टेट के अंदर उनका खुद का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की बात हो रही है कि बीजेपी अपने किसी बंदे को यहाँ मुख्यमंत्री बना दे। कुछ कह रहे हैं कि नीतीश इस चीज को समझ रहे हैं, दबाव को झेल रहे हैं, लेकिन वो उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहते, वो दरअसल राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। और बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए ही वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एमएलए को कि 72 घंटे वो पटना में रहें, कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। 27 तारीख को जो बैठक बुलाई है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जातीय जनगणना पर उन पर प्रेशर है, पूरा विपक्ष उनके साथ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश की पारी अब खत्म हो गई है, नीतीश अब राजनीति की दहलीज पर पहुंच गए हैं, हाशिए पर पहुंच गए हैं। नीतीश को भी समझ जाना चाहिए कि अब वक्त तेजस्वी यादव का है, अब वक्त चिराग पासवान का है, अब वक्त कन्हैया कुमार का है, अब वक्त प्रशांत किशोर का है। और तेजस्वी के साथ मिलकर नीतीश एक गठबंधन बना सकते हैं जिसमें उनकी पार्टी भी सरवाइव करती रहे। क्योंकि नीतीश अगर दिल्ली चले गए तो बीजेपी उनकी पार्टी खत्म कर देगी। बीजेपी का खुद का मुख्यमंत्री बन गया तो भी धीरे धीरे वो जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर देगी, अपने में विलय कर देगी। नीतीश इस बात को भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। फिर भी नीतीश आंख दिखा रहे हैं। आंख क्यों दिखा रहे हैं? नीतीश को अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि बीजेपी या संघ किसी भी सूरत में उनको राष्ट्रपति बनाने वाला नहीं है। राष्ट्रपति का पद रबर स्टैंप हो, कुछ लोग भले ही कहते हो, लेकिन नीतीश जैसे स्वतंत्र विचारक के व्यक्ति को किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में, जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और बीजेपी को कुछ कंट्रोवर्शियल बिल अभी पास कराने बाकी हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, और राष्ट्रपति की मोहर लगवानी बाकी है, तो किसी भी कीमत पर वो नीतीश को राष्ट्रपति पद सौंपने वाले नहीं है। इसी तरह उपराष्ट्रपति पद भी उन्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का मतलब है पूरी राज्यसभा आपके हाथ में होना। और लोकसभा में जैसे स्पीकर पूरी लोकसभा को नियंत्रित करता है और वो सत्ता पक्ष को चाहे तो कटघरे में खड़ा कर सकता है, वही काम उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कर सकता है। तो नीतीश को ये बात भूल जानी चाहिए
ये कतई कतई नहीं होने वाला। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बदले में राजनीति बदले में नीतीश कुमार को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी पूरी पार्टी खत्म करनी पड़ेगी, खोना पड़ेगा अपनी पार्टी को। क्या ये बड़ा राजनीतिक दांव खेलने के लिए नीतीश तैयार होंगे, ये कहना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल लगता है। फिर अब नीतीश के पास बचता क्या है? नीतीश विपक्ष की राजनीति करे, लेकिन क्या विपक्ष उनको स्वीकार करेगा? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, ये लालू प्रसाद यादव कहते रहे हैं। आपको ध्यान होगा करीब 5 साल पहले तेजस्वी यादव के साथ मिलकर अच्छी भली सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार, और अचानक शाम को राजभवन पहुंचते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं और 2 ढाई 3 घंटे बाद बीजेपी के साथ मिलकर फिर राजभवन पहुंच जाते हैं, माफ कीजिएगा, और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। और 3 घंटे पहले वो महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री थे, 3 घंटे बाद वो बीजेपी यानी एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री थे। तो इस कदर पलटी मारते रहे हैं, चुटकी मारते ही पलटी मारते रहे हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे नीतीश कुमार पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? और विपक्ष खासतौर से क्यों उनको भरोसा करेगा? कांग्रेस क्यों उनको जगह देगी? ममता क्यों उनको जगह देगी? संबंध अच्छे हैं, केसीआर से भी संबंध अच्छे हैं, जगन मोहन रेड्डी से भी संबंध अच्छे हैं, मिलनसार हैं, ऊंची आवाज में बात नहीं करते, कटु आलोचक नहीं है किसी भी चीज के, गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो कोई भी पार्टी या कोई भी नेता अपनी जगह क्यों खाली करना चाहेगा, किसी और को क्यों वो जगह देना चाहेगा? नीतीश कुमार को ये बात भी समझनी चाहिए। तो वहां भी कोई ठोर नहीं, कोई ठिकाना नहीं मिल रहा नीतीश के लिए। वैसे फिर ऐसे में आदर्श स्थिति क्या हो सकती है? लोग कह रहे हैं कि अगर वो वाकई में छटपटा रहे हैं तो वो जातीय जनगणना के नाम पर एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। जातीय जनगणना का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, वो पूरे उत्तर भारत के नेता बन सकते हैं। पूरे उत्तर भारत में पूरे ओबीसी राजनीति पर उसका असर होगा। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी और उनके सामने नीतीश कुमार, तो क्या ये एक मुकाबले की सूरत नीतीश सोच रहे हैं कि खड़ी हो जाए? लेकिन इसके लिए उनको कुछ करके दिखाना होगा और तेजस्वी के साथ मिलकर फिर सरकार बनानी पड़ेगी, बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ेगा। जातीय जनगणना अपने यहाँ कराने पर विपक्षी पार्टियां तो सहमति हैं, केंद्र पर भी दबाव डालना पड़ेगा, बीजेपी को भी एक्सपोज करना पड़ेगा। क्या इतना मादा इस उम्र में नीतीश कुमार के पास बचा है, या नीतीश कुमार सिर्फ पिंग पोंग यानी खेल रहे हैं टेनिस की तरह कि बॉल इधर से उधर, कभी ये इस पाले को देख रहे हैं, कभी उस पाले को देख रहे हैं, टटोल रहे हैं। और बीजेपी भी समझ रही है, क्योंकि नीतीश को भी अच्छी तरह पता है कि नीतीश को जितनी जरूरत इस समय अपने ऑरा को बढ़ाने की है, अपनी सियासी पारी की आखिरी ख्वाहिशें पूरी करने की है, उतनी ही जरूरत बीजेपी को फिलहाल नीतीश कुमार की है। कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 40 में से 16 लोकसभा सीटें नीतीश कुमार के पास हैं, 5 या 6 रामविलास पासवान की पार्टी के पास हैं। और बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी इस बार सीटें कुछ खो सकती है। 2 सीटें उनकी वैसे ही खत्म हो गई हैं, एक बाबुल सुप्रियो की और एक और नेता अर्जुन, वो भी चले गए हैं वापस टीएमसी में। और बाकी राज्यों में कहीं से सीटें बढ़ती आज की तारीख में नहीं दिख रही, क्योंकि कुछ जगह तो वो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गए हैं, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है। सब की सब सीटें 2 बार से जीत रहे हैं, तो इस बार इससे ज़्यादा सीटें तो जीत नहीं सकते, कुछ कम ही होंगी। और उनकी भरपाई कहाँ से होगी? उत्तर प्रदेश में जैसा विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव ने लड़ा है, उसको देखते हुए भी लगता है कि वहाँ भी बीजेपी को पिछले बार के मुकाबले जो सीटें मिली थी उनको निकाल पाना बड़े टेढ़ी खीर होगा, और एक एक सीट का संघर्ष है। तो ऐसे में बीजेपी को बहुत ज़रूरत है नीतीश कुमार की, और बीजेपी चाहेगी कि 2024 तक नीतीश उनके साथ बने रहें। लेकिन नीतीश 2025 के बाद की भी गारंटी लेना चाहेंगे अगर वो राज्य की राजनीति में रहना चाहते हैं। क्या ये गारंटी बीजेपी आज उनको देने की स्थिति में है, या दे भी दिया और 2024 का चुनाव के बाद बीजेपी वादे से मुकर गई तो नीतीश के हाथ क्या रह जाएगा? तो राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, ये संभावनाओं को नकारा जा रहा है। इस समय जानकार कह रहे हैं बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। ये अभी कश्मकश के दौर से नीतीश कुमार गुजर रहे हैं।
तेजस्वी के साथ जाना, यानी फिर लालू के बेटे के साथ जाना, उन लालू के साथ जाना जिन पर हाल में ही रेल भर्ती में एक और नया घोटाले में फंसने का आरोप लगा है, तो ये अपनी छवि पर दो धब्बे लगा लेना, क्या नीतीश इसको सहन कर पाएंगे? क्या ये सही रणनीति रहेगी? खास तौर से ये देखते हुए कि पीके भी, प्रशांत किशोर भी पूरा जोर लगा रहे हैं, 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर की पद यात्रा की बात वो कर रहे हैं, तो मामला वहां भी थोड़ा फंसा हुआ दिखाई देता है। ऐसे में जानकार कह रहे हैं कि नीतीश को अगर सुकून की जिंदगी थोड़ी सी जीनी है, बिना किसी राजनीतिक दांव पेच में फंसे जिंदगी जीनी है, तो फिर एक बेहतर विकल्प तो लालू के बेटे के साथ जाना हो सकता है। अब नीतीश पर है कि वो करते क्या हैं। फिलहाल कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इररेलेवेंट हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं, राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं और छटपटा रहे हैं कि वो मुख्य धारा में, केंद्र में आ जाएं। अब वो केंद्र बिंदु बीजेपी के हिसाब से बनते हैं या विपक्ष के हिसाब से बनते हैं, या किस तरफ हाथ पैर फैलाने की कोशिश करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।